Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. I want to tell you today, I want to teach you advanced sentence. Listen carefully guys. आज मैं आप लोग को एडवांस सेंटेंस पढ़ाऊंगा। उसी का दूसरा नाम है फ्रेज, यानी कि आप एडवांस सेंटेंस बोलिए या तो फ्रेज बोलिए, बात दोनों एक ही है। यानी कि सबसे पहले हम लोग इंग्लिश स्पोकन में हम लोग फ्रेज के माध्यम से सेंटेंस सीखेंगे, यानी कि किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। यानी कि आप लोग को कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, कंपटीशन में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। आज मैं इंग्लिश स्पोकन में सबसे पहले आप लोग को आज एडवांस सेंटेंस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले समझिए, चलिए देखा जाए एडवांस सेंटेंस यानी कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बताएं, यानी कि ये है एडवांस। एडवांस का मतलब कोई पूछेगा क्या होता है, तो एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम, यानी कि आप बोलिएगा अग्रिम। इसी को अग्रसर के नाम से जाना जाता है। यानी कि एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम या अग्रसर। यानी कि जो भी इंग्लिश स्पोकन में हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि सारे के सारे यानी कि जो कंसेप्ट नुमा होते हैं सब एडवांस सेंटेंस होता है। एडवांस बोलिए, या तो इसी को आप बोल सकते हैं फ्रेज, यानी कि फ्रेज। फ्रेज का मतलब ये होता है वाक्यांश। वाक्यांश यानी कि आपसे कभी भी कोई पूछेगा फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज मीन्स होता क्या है, तो फ्रेज मीन्स होता है गाइस वाक्यांश। यदि आपसे प्रश्न कोई पूछता है वाक्यांश किसे कहते हैं, यानी कि फ्रेज किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक वर्डों के समूह यानी कि शब्दों के समूह को वाक्यांश कहा जाता है। ध्यान से एक बार और सुनिए, यदि आपसे कोई पूछेगा फ्रेज किसे कहते हैं यानी कि वाक्यांश किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक यानी कि शब्दों के समूह को यानी कि वाक्यांश कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो वाक्यांश रहेगा, जो फ्रेज रहेगा, इसका तो अर्थ होगा, लेकिन वे ये अपने पूरा पूरा भाव नहीं देगा। इसी को फ्रेज कहते हैं। यानी कि फ्रेज वही होता है, अर्थ तो होगा लेकिन पूरा पूरा भाव नहीं देगा, यही फ्रेज है। तो देखिए सबसे पहले यानी कि फ्रेज जो होता है, फ्रेज मीन्स वाक्यांश होता है। तो हम लोग जाने यानी कि फ्रेज क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें ऑन द रूफ, हम कह दें ऑन द रूफ, यानी कि इसका मतलब ऑन द रूफ का मतलब हो गया घर पर। यानी कि इसका तो अर्थ है, फ्रेज का मतलब यानी कि दो रहना चाहिए या तो दो से अधिक, यानी कि अर्थ तो है लेकिन पूरा पूरा भाव नहीं दे रहा है, यही फ्रेज है। इसी तरह हम कह दें इन द रूम, यानी कि इन द रूम, यानी कि इसका भी तो अर्थ है लेकिन ये अपने में पूरा पूरा भाव नहीं दे रहा है, यही फ्रेज है। तो आपको क्या सीखना है, यानी कि कोई भी जैसे ब्रिंग, ब्रिंग ब्लैक, ब्रिंग ब्लैक, यानी कि इसका तो अर्थ है लेकिन पूरा पूरा भाव नहीं दे रहा है। तो फ्रेज वही होता है, यानी कि अर्थ तो होगा, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह रहेगा, अर्थ तो होगा लेकिन वे अपने में पूरा पूरा भाव नहीं देगा। जैसे मान लीजिए इन द रूम, यानी कि रूम में, यानी कि रूम में, रूम में तो बोल दिया लेकिन क्या रूम में समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पूरा भाव नहीं दे रहा है। उसी तरह ऑन द रूफ, छत पर, छत पर तो अर्थ है लेकिन क्या छत पर, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि ब्रिंग ब्लेड, यानी कि याद करना, क्या याद करना, कोई समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब अर्थ तो होगा लेकिन पूरा पूरा भाव नहीं देगा, यही फ्रेज है, यानी कि फ्रेज। तो हम लोग जो सेंटेंस पढ़ेंगे गाइस, फ्रेज से ही सेंटेंस बनता है। यानी कि जितने भी इंग्लिश स्पोकन में हम लोग प्रयोग किए करते हैं सब के सब फ्रेज से ही बनता है। तो या तो हम लोग एडवांस बोले या तो फ्रेज बोले, बात दोनों सेम ही है। कभी कभी इसी सेंटेंस को मॉड्यूल के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान से समझिए, मॉड्यूल के नाम से। यदि आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब ये होता है इकाई। क्या होता है, इकाई। आपसे कभी भी कोई पूछे, देखिए ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट। आपसे कभी भी कोई पूछेगा मॉड्यूल में क्या होता है, तो मॉड्यूल में इकाई होता है। इकाई किसे कहते हैं, वाक्य के छोटे छोटे भाग को ही इकाई कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा भाग रहेगा, कोई ऐसा सेंटेंस रहेगा जो वाक्य का ही रहेगा, पर छोटा छोटा वाक्य का जो भाग रहता है वही मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है।
तो हम लोग क्या सीखेंगे आज, या तो एडवांस सेंटेंस बोलिए, या तो फ्रेज बोलिए, या तो मॉड्यूल बोलिए, तीनों बात सेम ही है। तो हम आपको हेडिंग में या तो एडवांस लिखवा दें, या तो फ्रेज, या तो मॉड्यूल के नाम से। तो आप लोग समझिएगा, ये जो सेंटेंस होता है इंग्लिश स्पोकन में हर जगह प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमको सीखना है। यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना, सपोज इफ वांट टू आल्सो I want to also speak English one day, so don't go here and there. Now this time just I want to teach you module, and what is module and what is benefit of module. I will tell you what is benefit of module. Suppose if you have not idea, if you have not knowledge about module, then what would happen? You can speak English but not speak more time. So I want to teach you today module. If you have knowledge module या advanced sentence, then you can speak fast and you can understood any person's of voice. So I want to teach you today module. Module is a very dangerous sentence. Like as we can say, suppose we have knowledge about module, then we can use here and there, anywhere you can use. It's come also in competition syllabus. Today I want to focus only for English spoken, not for competition. If you can get such type word power, such type sentence, then you can use in English spoken. So I want to tell you module and phrase and advance. And third sentence, third word power, just we have explained. Means advance means just we have written here Hindi, and phrase means also we have explain you, and modules we have also written here, so you can understood my point what am I saying. Okay guys, let's go to know, let's go to read about module. चलिए चलते हैं हम लोग आज मॉड्यूल पढ़ने के लिए। इसका प्रयोग इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा किया जाता है। चलिए गाइस पढ़ा जाए। यानी कि देखिए, यानी कि आज हम लोग का टॉपिक रहेगा या तो फ्रेज बोलिए, या तो मॉड्यूल, या तो एडवांस सेंटेंस बोलिए, ठीक ना। सब की सब सेम ही है, आप लोग को समझाया हूं। इसका प्रयोग इंग्लिश स्पोकन में किया जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे हेडिंग बना रहे हैं मॉड्यूल। ये मॉड्यूल मीन्स बताया हूँ, मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल मीन्स होता है इस इकाई। क्या होता है? इकाई। कोई पूछेगा इकाई किसे कहते हैं, तो वाक्य के छोटे छोटे भाग को ही इकाई बोला जाता है, इकाई के नाम से। इसी को एडवांस भी बोल सकते हैं, यानी कि फ्रेज के नाम से। यानी कि फ्रेज सेंटेंस से ही सब सेंटेंस का निर्माण होता है। तो हम एक ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। मॉड्यूल, मॉड्यूल मीन्स इकाई, वाक्य के छोटे छोटे भाग को इकाई कहते हैं। अब देखिएगा इस स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर, यदि आपसे कोई पूछेगा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बनावट, ठीक ना। यानी कि डायग्राम जिसको बोला जाता है, यानी कि ये वाला आपका सिंटेक्स मिल जाता है, स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो इसके माध्यम से आप आसानी तरीके से मॉड्यूल को, क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप वर्ब का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग? वर्ब का। फिर इसके बाद वेयर का प्रयोग करिए। वेयर के तुरंत बाद, ठीक ना, यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा गाइस, ठीक ना। सब्जेक्ट के बाद आप एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिएगा। यही आपका स्ट्रक्चर है, डायग्राम, जिसको सिंटेक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको क्या सीखना है, सबसे पहले वर्ब का प्रयोग करिए, वेयर का प्रयोग करिए, सब्जेक्ट का प्रयोग करिए। इसी सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिएगा। यानी कि सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज लगाइएगा। सब्जेक्ट था वाला रहेगा, था वाला सेंटेंस रहेगा, एक वचन रहेगा तो वाज का प्रयोग करिएगा। यदि होगा होगी वाला रहेगा, यानी कि आई और बी, कोई दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आई और बी को छोड़ करके, तो यहाँ पे आप यानी कि विल बी का प्रयोग करिएगा। कहने का मतलब ध्यान से समझिए। मान लीजिए हिंदी वाक्य के लास्ट में यदि है आएगा, तो है जब आएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, यानी कि इज एम आर। यदि कोई सेंटेंस था थी थे में आता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगा, यानी कि वर। बहुत लोग इसको वेयर भी बोलते हैं। यानी कि हिंदी वाक्य के लास्ट में जब पहचान होगा होगी होंगे वाला रहेगा, तो इसका या तो विल बी का प्रयोग करिए या तो शैल बी का प्रयोग करिएगा। लेकिन ध्यान रहेगा इस,
यानी कि आई और वी के साथ यानी कि शैल बी का प्रयोग करिएगा, और बाकी जितने सब्जेक्ट रहते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का। यानी कि आपको सीखना है क्या इसमें, इस वाले टेंस में, यानी कि जब हिंदी वाक्य लास्ट में है हूं आएगा तो इज एम आर का प्रयोग करिएगा। कंडीशन क्या है ध्यान से समझिए, यदि बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करिए, आई रहेगा तो आई के लिए एम का प्रयोग करिए, और एक वचन सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर के लिए इस का प्रयोग करिएगा। लेकिन जब हिंदी वाक्य लास्ट में है हूं हो आएगा तब, ये वाला था के लिए है। जब कर्ता एक वचन रहेगा तो एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करिए, और कर्ता बहुवचन रहे तो बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ आप वर का प्रयोग करिए। लेकिन कंसेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस का जब वाज और वर रहता है ना तो आई के साथ वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वाले टेंस में आई के साथ वाज का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई बहुवचन न होकर के आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस में आई के साथ जब वाज का प्रयोग होता है तो आई सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आई के साथ वर का प्रयोग नहीं करिएगा, वाज का ही प्रयोग करिएगा, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस में आई सिंगुलर ही होता है। फिर देखिए, यानी कि आई और बी के साथ शैल बी, यानी कि आई और बी के साथ शैल बी, और जितने सब्जेक्ट रहेंगे बाकी में ही सी इट दे और किसी का नाम राधा सीता कोई भी रोहन, यानी कि सब के सब जितने भी सब्जेक्ट आते हैं थर्ड पर्सन के और सेकंड पर्सन के सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करिए, ये कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहले वर्ब लगाइए, वेयर लगाइए, सब्जेक्ट लिखिए। एच बी का मतलब होता है हेल्पिंग, अभी का मतलब होता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो देखिए यानी कि हम लोग सिम्टम बना लें, सिम्टम लिख लें। तो देखिए सिम्टम का मतलब ये होता है पहचान, यानी कि हम कैसे पहचान करेंगे किसी भी टेंस का। पहचानना है तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जैसे सबसे पहले कोई वर्ब आएगा, वर्ब, फिर यहाँ पे बीच में जहां आएगा, फिर इसके तुरंत बाद कर्ता, यानी कि कर्ता के बाद हिंदी वाक्य के लास्ट में यानी कि है हूं हो, इसमें से कोई आ जाए। हो सकता है ये ना आए तो था थी थे आ जाए, हो सकता है ये भी ना आए, यानी तो आ सकता है होगा होगी और होंगे आ जाए। तो आपको क्या सीखना है, यानी कि जब प्रेजेंट वाला टेंस रहेगा तो है हो आएगा, पास्ट वाला रहेगा तो था थी थे आएगा, और फ्यूचर वाला रहता है तो होगा होगी होंगे आएगा। लेकिन कैसे, यानी कि यही आपका सिम्टम है, पहचान है कि सबसे पहले वर्ब आएगा, जहां रहेगा कर्ता, है हूं हो था थी थे होगा होगी होंगे। तो आप इस वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाइए, आपका इंग्लिश स्पोकन में चाहे कहीं पे भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझिएगा। जैसे मैं कह दूं ठहरो, जैसे कह दूं ठहरो जहां राहुल है। देखिए यानी कि ठहरो जहां राहुल है। देखिए सबसे पहले ठहरो, ठहरने का मतलब वर्ब हो गया ठहरो, फिर देखिए जहां भी आ गया, फिर कर्ता भी आ गया, इसमें से है हूं में से कोई आ गया है भी, तो इसका मतलब प्रेजेंट वाला। सेम यही स्ट्रक्चर है, यानी कि सिम्टम है, और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाइए, आपका टेंस गलत नहीं होगा। जब है आ गया तो जाहिर सी बात है आएगा तो इज और एम और आर में से कोई भी प्रयोग करेंगे, था आएगा तो वाज और वर में का प्रयोग करेंगे, होगा होगी आएगा तो विल भी और शैल भी का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये बताया हूं। तो देखिए राहुल एक वचन है तो सबसे पहले वर्ब लिखिए, ठहरने का होता है स्टे, क्या होता है स्टे मींस ठहरना, फिर इसके बाद दूसरे पे लिखिए वेयर, स्टे वेयर, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है राहुल, स्टे वेयर राहुल। राहुल एक वचन है आया है तो आप एम तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर, तो एक वचन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, यानी कि राहुल एक वचन है तो आप यहाँ पे इज का प्रयोग कर लीजिए। तो देखिए ठहरो जहां राहुल है, तो इसको कैसे बनाइएगा, वर्ब वेयर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ठहरो जहां राहुल है तो स्टे वेयर राहुल इज, और आपका सेंटेंस सही हुआ। यानी कि ठहरो जहां राहुल है ऐसे बोलना रहे तो स्टे वेयर राहुल इज, ठीक है। इसी तरह हम कह दें खाओ
जहां, खाओ जहां सुधीर है। देखिए खाओ जहां सुधीर है, तो देखो खाओ को क्या लिखेंगे, इट, इट हो गया। इट के बाद देखिए दूसरे पे वेयर, इट वेयर, फिर वेयर के बाद सुधीर, तो सुधीर लिख लीजिए, सुधीर, ठीक ना। इट वेयर सुधीर, फिर इसके बाद है आया है सुधीर एक वचन, तो यहाँ पे भी इट का प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए खाओ जहां सुधीर है, तो बोलेंगे इट वेयर सुधीर इट, ठीक ना। ऐसे बनाइए, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। फिर देखिए जैसे हम इसको मिटाएं, क्योंकि जगह रहेगा तभी आपको एग्जाम्पल करा पाऊंगा, ठीक ना। ऐसे प्रयोग करिए, था में भी एक आध बता दे रहा हूं। देखिए जैसे कह दूं, जैसे देखिए जैसे कह दूं पढ़ो, पढ़ो जहां सर थे, यानी कि पढ़ो जहां सर थे। तब पढ़ने का देखिए यानी कि रीड, यानी कि क्या लिखेंगे, रीड, फिर इसके बाद वेयर, रीड वेयर, फिर देखिए सब्जेक्ट सर, लेकिन था तिथि आ गया, तो यहाँ पे वाज और वर का प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। तो इसका मतलब रीड वेयर, सर एक वचन है तो सर के साथ क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पढ़ो जहां सर थे, तो बोलेंगे रीड वेयर सर वाज, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। इंग्लिश स्पोकन में इसका प्रयोग करिए, रीड वेयर सर वाज, तो सेंटेंस गलत नहीं है, ठीक ना। फिर इसी तरह देखिए हम कह दें बोलो, बोलो जहां, बोलो जहां सीता होगी, ठीक ना। यानी कि होगा होगी में देखिए बोलो जहां सीता होगी, तो बोलने की क्या होता है, स्पीक, क्या होता है, स्पीक, फिर क्या लिखेंगे, वेयर, स्पीक वेयर, फिर क्या लिखेंगे, स्पीक वेयर, फिर लिखिए सीता, फिर विल बी। इसका मतलब बोलो जहां सीता होगी, तो स्पीक वेयर सीता विल बी। ऐसे आप प्रयोग करिए, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं यदि बाय द वे निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग कर लीजिए, आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एक उसका भी एग्जांपल बता दे रहा हूं, जैसे मैं कह दूं बताओ, बताओ जहां सुरेश है, बताओ जहां सुरेश नहीं है। यानी कि इसका मतलब बताओ कहना चाहता है, यानी कि बताओ जहां सुरेश नहीं है, तो बताओ कि क्या होता है, टेल, टेल मीन्स क्या होता है, बताना, टेल यानी कि जहां सुरेश नहीं है, टेल, फिर उसके बाद वेयर सुरेश, सुरेश इज नॉट को, इज नॉट लिख लीजिए, इज नॉट का मतलब कि नहीं है। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि हेल्पिंग के यहाँ पे इज, क्योंकि है आया है, सुरेश एक वचन, तो सुरेश के साथ इज और नॉट का प्रयोग, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। तो बताओ जहां सुरेश नहीं है, तो टेल वेयर सुरेश इज नॉट। ऐसे सेंटेंस आप बनाइए, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। इसका मतलब इंग्लिश स्पोकन में यदि आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, ऐसा ही सेंटेंस चाहिए, तो आप यदि अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगे फिर भी कमेंट करिए, यानी कि क्या चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा जरूर कमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए यानी कि हम आपको यानी कि ट्रांसलेशन के माध्यम से भी बताऊंगा, और जो ग्रामर कंपटीशन में पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट अभी मतलब कि बता रहा हूं, उसको भी मैं बताता रहूंगा। जितने भी आप कमेंट कर करके हमें बताइए आपको क्या चीज की जरूरत है, मैं आपको भरसक प्रयास करूंगा बताने के लिए। जय हिंद।